नमस्कार, शाम के 6 बजने को है। हल्ला बोल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भागवत के बाद इंद्रेश, बीजेपी को क्या संदेश? आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल संघ के विचारक और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने भगवान राम के न्याय की बात करके बीजेपी और विपक्ष दोनों के प्रदर्शन पर सवाल खड़े कर दिए। विपक्ष पर सवाल तो समझ में आता है, लेकिन बीजेपी पर सवाल ढेरों सवाल खड़े कर देता है। 2 दिनों पहले ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी बिना किसी का नाम लिए संदेश देने की कोशिश की थी। हालांकि आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को उनका निजी बयान बताया है, लेकिन विपक्ष को हमले का मौका तो मिल ही गया है। इस बीच 31 अगस्त से 2 सितंबर तक केरल के पलक्कड़ में संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक होनी है। बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महासचिव समेत पार्टी के दूसरे नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन उसके पहले हो सकता है कल योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हो, क्योंकि मोहन भागवत गोरखपुर में हैं। आज हम संघ के सियासी संदेशों से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। सियासत में संकेतों की बड़ी अहमियत होती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भगवान राम के न्याय की बात करके संघ की ओर से जो संकेत दिया जा रहा है, जरा उसे समझिए। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए, लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया, उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इंद्रेश कुमार का इशारा बीजेपी की ओर है, जिसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। भगवान राम की नगरी में पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा और यूपी में जोर का झटका लगा। 2 दिनों पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी अहंकार को लेकर नसीहतें दी थी। काम करे, लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले, तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी और संघ के बीच तनातनी की खबर थी। चुनाव के दौरान 19 मई को बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था, पहले बीजेपी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत थी, लेकिन आज बीजेपी सक्षम है। आज पार्टी अपने आप को चला रही है। नतीजों के बाद खबरों की पुष्टि भी होने लगी। संघ की ओर से बयान आने लगे, इशारों में अहंकार को लेकर नसीहतें दी जाने लगी। जाहिर है विपक्ष को मौका मिलेगा। इंद्रेश जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नंबर 2 के नेता है। नंबर 1 पहले ही कह चुके हैं कि कोई सुनता नहीं उनकी। उन्होंने मणिपुर के मामले में, कई मामलों में कहा लोग आजकल अपनी अहंकार में डूबे हैं। चुनाव के पहले आप बोलते नहीं, जब चुनाव हो जाता है तो आप लकीर पीटते हैं। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। सांस्कृतिक विरासत इस देश की अगर बचानी है तो राम को निश्चित रूप से स्थापित करने का काम किया गया है। हालांकि इंद्रेश कुमार के बयान को संघ ने उनका निजी बयान बताया है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रभु रामचंद्र को अहंकार नहीं था, नाम राम का लो, अहंकार दिखाओ। तो अहंकार तो जनता अहंकार जो दिखाता है उसको अपनी जगह दिखा दिए। ये प्रभु रामचंद्र के नाम का वापर करोगे आप, और ये भूमि भी प्रभु रामचंद्र की है। यहाँ अहंकार को हमेशा खत्म किया है, दबाया गया है। देखिए, राम सबके हैं, चाहे वो विरोध करता हो चाहे सही करता हो। जनता जनार्दन होती है इस युग में, लोकतंत्र में जनता जज होती, जनता फैसला लेती है। कुछ जगहों पर विपक्षियों ने नैरेटिव सेट करने में झूठ बोलकर प्रचार करके कुछ वोट लेकर कामयाब हो गए। इंद्रेश कुमार के बयान के बाद कांग्रेस कह रही है कि जब बोलने का वक्त था तब तो संघ ने चुप्पी साध रखी थी। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? जब बोलने का समय था तब बोला होता तो सब गंभीरता से लेते। तब आप चुप रहे, सत्ता के मजे आप भी लूट रहे थे। हर जिले में, हर राज्य में आरएसएस के कार्यालय बन रहे थे, तब तो आप चुप रहे।
अब जब लग रहा है कि चिड़िया चुग गई खेत तो बोलने आ गए। कौन सुन रहा है? पहले मोदी जी सुन ले उनको, फिर हम सुन लेंगे। जागी रही भावना जैसी प्रभु रथ देखी तीन तैसी, वो उसी में खुश रहें। राम जी ने तो दिया है हम लोगों को मैंडेट काम करने के लिए, हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी। और जो कह रहे हैं वो अपना समझें कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर में है। बताया जा रहा है कि कल सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और यूपी के नतीजों को लेकर चर्चा भी हो सकती है। ये पहला मौका होगा जब नतीजों के बाद संघ प्रमुख की मुलाकात बीजेपी के किसी बड़े नेता से होगी। आज तक ब्यूरो। इस मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करें उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है इटली से, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इटली में मौजूद है और वहां पर इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं। यकीनन ये मुलाकात अपने आप में भारत और इटली के संबंधों को और ज्यादा मजबूती देने के लिए काफी है। वो तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, लेकिन ये देखिए इटली की पीएम मेलोनी से मुलाकात, G7 सम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। ये मुलाकात अपने आप में काफी ज्यादा अहम होने जा रही है। आपको बताते चले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में हैं। भारत को एक आउटरीच देश के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इटली के अपुलिया की ये तस्वीरें, और देखिए कितने गर्मजोशी से स्वागत करने के बाद इटली की प्रधानमंत्री तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत करती हुई, और उसके बाद ये फोटो सेशन हो रहा है। भारत को आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। आपको बताते चले कि भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिट में वैश्विक नेताओं से जुड़ने का यह बेहतरीन अवसर है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उस वार्ता में भी हिंदुस्तान की ओर से तमाम कंसर्न जो जताए जा रहे हैं उनका जिक्र उनकी ओर से किया जाएगा। और ये उस समय की तस्वीरें जब इटली की पीएम मेलोनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत भी होती हुई, गर्मजोशी से स्वागत करती हुई इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी नरेंद्र मोदी की। इसके पहले भी हमने देखा है कि किस तरह का हिंदुस्तान और इटली का रिश्ता अक्सर इन दोनों बड़े नेताओं के साथ गर्मजोशी से जो तस्वीरें सामने आती हैं उसमें सामने आता रहता है। किस तरह से द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ेगी, जैसे और जानकारी मिलेगी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए हम रुख कर लेते हैं आज जिस मुद्दे पर हल्ला बोल में बड़ी चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। राजीव तुली जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरे जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। कंचन यादव जी प्रवक्ता आरजेडी के हमारे साथ हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही मौजूद है प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, आप भी राजनीतिक विश्लेषक है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव तुली जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, अहंकार किसमें ज्यादा आ गया है, मोहन भागवत जी की ओर से या इंद्रेश जी की ओर से? ये जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हैं सीधे तौर पर? धन्यवाद चित्रा जी। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले केवल एक बात रखना चाहता हूं, और वो यह है कि संघ का आधिकारिक जो मत है वो केवल और केवल सरसंघ चालक, सर कार्यवाह या एक आध दो लोग जो इस काम के लिए डेजिग्नेटेड हैं वही देते हैं। और अभी आपने ही खबर चलाई भी कि इंद्रेश जी का जो बयान है वो इंद्रेश जी का व्यक्तिगत बयान है, ऐसा संघ ने कहा है जी। आपके चैनल पर ही अभी मैंने सुना। बिल्कुल। तो इंद्रेश जी के बयान पर मैं किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु मैं जो मूल बात करूंगा वो है सरसंघ चालक जी के बयान पर। उन्होंने क्या कहा उस दिन, पहले मैं वो पढ़ देता हूं, आप एक बार उसको सुन लेंगी तो बहुत सारी क्लैरिटी उसमें से हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात में कहा, जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसको कोई मर्यादा रहती है, यानी वो मर्यादा से चलता है। काम सब लोग करते हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करना, उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। अब इतना भर आपने चला करके, सब मीडिया ने चला करके एक अनावश्यक कंट्रोवर्सी खड़ी करने का प्रयास किया है। हाँ। इसके बाद उन्होंने कहा है, मेरे मन में आया कि यह अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन उपाय है, सरल उपाय यही है। अर्थात उन्होंने कहा कि
इन पंक्तियों से संघ के काम करने की जो वृत्ति है वो ध्यान में आती है, क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे, माने ये सोचने में उलझे रहेंगे कि काम मैंने किया, तो उसमें आप इन्हीं में उलझे रह जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो उनका बड़ा स्पष्ट संदेश है कि संघ के जो स्वयंसेवक, इसका भी कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, ये जो कार्यक्रम था, ये संघ का जो ट्रेनिंग कैंप होता है नागपुर में, उसके समापन पर जो उपस्थित स्वयंसेवक कार्यकर्ता हैं, जो यहां से जाकर के अपने क्षेत्र में काम करेंगे, ये उनका प्रबोधन है, उनको दिया हुआ उद्बोधन है। ठीक है। और इसमें 2-3 बातें जो ऐसे उद्बोधनों में आती हैं, एक जो समाज के लिए एक जर्नल संदेश है, जैसे उन्होंने बाद में उसमें आकर के कहा कि भाई डीप फेक का इसमें उपयोग हुआ, संघ का नाम घसीटने का प्रयास हुआ, मोहन जी का अपना एक डीप फेक वीडियो बना करके चलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो विपक्ष है उसको विपक्ष न कह करके प्रतिपक्ष कहा जाए और उसकी भी बात सब जगह पर सुनी जाए जी, और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाने का काम। कौन नहीं सुन रहा है विपक्ष की बात? समाज के लिए और बाकी यही तो खबर है ना कि विपक्ष की बात कौन नहीं सुन रहा है, कि मोहन भागवत जी को बताना पड़ा कि भैया उनको प्रतिपक्ष कहिए और वो भी एक पक्ष है, उनकी बात सुनी जानी बेहद जरूरी है। राजीव जी, सवाल का जवाब आप दीजिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। 31 अगस्त से 2 सितंबर तक आरएसएस की समन्वय बैठक होनी है। केरल में ये बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष की भी मौजूदगी रहेगी। बीजेपी के संगठन महासचिव भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। केरल के पलक्कड़ में होनी है आरएसएस की समन्वय बैठक। आपको बताते चले कि अगले ही साल आरएसएस अपने स्थापना के 100 साल पूरे करने जा रहा है, और उसके ठीक पहले मोहन भागवत की ओर से अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम करके ये कहा जा रहा है कि हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म के लोगों को शाखा से हमें जोड़ना है। शताब्दी वर्ष में हमें कुछ बड़ा करना है, हर गांव में शाखा लगानी है। और इसी के साथ ही साथ उनकी कोशिश ये भी है 2025 तक ऐसा कोई भी गांव इस देश का नहीं बचे जहां पर आरएसएस की मौजूदगी नहीं हो। आरएसएस प्रमुख की ओर से अलग अलग मंचों पर लगातार ये बातें भी कही जा रही हैं। अपने शताब्दी वर्ष में कौन कौन से बड़े काम किए जा रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन विरोधी दलों से जरा मैं टिप्पणी ले लेती हूं। अनुराग भदौरिया जी, आप लोग बेवजह खुश हो रहे थे, अब राजीव तुली जी कह रहे हैं कि ये तो एक सामान्य बातचीत है, उसको विपक्षी नेताओं की ओर से बेवजह इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है, और इतना खुश होने की क्या जरूरत है? वो तो उन्हीं के हैं, आरएसएस सलाह दोगी बीजेपी को, बीजेपी की जिम्मेदारी है माने। आप लोग इतने खुश हुए क्यों बैठे हुए हैं संघ प्रमुख या फिर इंद्रेश जी के बयान को लेकर? देखिए एक बात तो आपको मान के चलनी पड़ेगी कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है। अब कहीं ना कहीं ये भी ये कोशिश करते हैं कि जनता ने नकारा है, तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरएसएस नाराज है, तो ये नाराज है। बीजेपी कैसे गेम खेल रही है? हकीकत है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार, जिसकी जनता जिससे परेशान थी, तो उससे आरएसएस भी एक जनता है, वो भी परेशान है, वो भी अपना दर्द गा रही है, कह रही नहीं अहंकार था। अहंकार में क्या होता है? अहंकार में आदमी का विवेक मर जाता है। अहंकार में मोहब्बत की जो लाइन होती है, आपस में भाईचारा खत्म हो जाता है, इंसानियत खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, आदमी स्वार्थी हो जाता है, परोपकार वाली भावनाएं खत्म हो जाती हैं, और राष्ट्रभक्ति भी उसके अंदर से खत्म हो जाती है। क्योंकि उस समय आदमी जब घमंड में होता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता, वो सिर्फ स्वार्थी होता है, उसे सिर्फ अपना दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं। जब व्यक्ति घमंड में, अहंकार में आता है, जिससे अपना दिखाई पड़ता है, तो राष्ट्र को भी भूल जाता है, राष्ट्र की समस्याओं को भी भूल जाता है, राष्ट्र में जो परेशानियां हैं उसको भी भूल जाता है। इसलिए कहते हैं कि अहंकार ज्यादा आ गया था। वो अहंकार भारतीय जनता पार्टी में जो आया वो देखने को मिला। आज भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया। अनुराग जी, चुनाव खत्म हो गया है, रिजल्ट आ गया, बीजेपी को नकार दिया है, तो चुना किसको है जरा बता दीजिए। अब साफ साफ बताइएगा, साफ साफ जवाब, गोलमोल नहीं घुमाएगा। बीजेपी को नकार दिया है, चुना किसको है? साफ साफ बता रहा हूँ। हाँ साफ साफ बता रहा हूँ। चुना किसको है? सुन लीजिए। आप देखिए, उत्तर प्रदेश से शुरू करता हूं, टोकिएगा नहीं बीच में। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कितनी 80 में 80 जीतने वाली थी, उनकी कितनी आई? 33। सुन लीजिए, 29 सीटों पे कमी आई। और यहाँ पे जो वोट बैंक उनका छोड़ दीजिए। दूसरा, महाराष्ट्र की तरफ चले जाइए। महाराष्ट्र में आज हालत क्या होगी उनकी हमें बताने की जरूरत नहीं है। जहां कहते थे कि हम 41 में 40 में कितनी जीतने वाले थे, राजस्थान में हालत क्या हो गई? 14 जीते, 11 इंडिया गठबंधन पे आई। तो आप जो प्रमुख राज्य थे, आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, कहां पे आप जीते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो भारतीय जनता पार्टी अब एनडीए की बात करने लगी है। सवाल यह है, पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बात नहीं करती थी। प्रधानमंत्री कौन बना है? प्रधानमंत्री कौन बना है? अनुराग जी, मैंने आपकी बात मान ली, आपने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है। इन तमाम राज्यों की जनता ने इंडिया गठबंधन को ज्यादा तवज्जो दी है, नकार दिया है। पश्चिम बंगाल छोड़ दे दी थी, इंडिया गठबंधन का वहां पर हिस्सा नहीं थी, वो अकेले वहां पर चुनावी में। चुना किसको है ये तो बताइए।
कौन बना है देश का प्रधानमंत्री? सुनिए मेरी बात सुनिए, जिस विपक्ष को कहते थे कुछ नहीं हम 400 पार आएंगे, आज विपक्ष आपकी नंग दम करके आपके सामने आ खड़ा है, आप 440 में हो, 234 में है। अब एनडीए गठबंधन की बात कर लीजिए, एनडीए गठबंधन जिनको आप साथ लेके चल रहे हैं उनसे आप मैं तो एनडीए गठबंधन के साथियों से बोलूंगा आपके माध्यम से, मैं तो यहाँ पे टीडीपी को ही बोलूंगा और जेडी को ही बोलूंगा, भैया इनसे बच के रहना है, पार्टी तोड़ करते हैं ये, आपकी पार्टी तोड़ लेंगे, इसलिए अपना जल्दी से जल्दी लोकसभा स्पीकर अपना बनाइए। अगर आपने अपना लोकसभा स्पीकर नहीं बनाया तो आपकी हालत वही कर देगी जो शिवसेना की है और जिस तरह से एनसीपी की है और यहाँ चिराग पासवान की पार्टी की थी, आपका भी वही हाल होगा। इसलिए आपकी शुभचिंतक हम है, क्योंकि आप हमारे साथ रहे भी है, हमारे सहयोगी भी रहे हैं, टीडीपी के साथ मेरा अच्छा संबंध है, जेडीयू का तो हम सम्मान करते हैं नीतीश जी का। ये आपकी पार्टी तोड़ेंगे उसके पहले हम आपको आगाह कर रहे हैं कि अपना स्पीकर चुन लीजिएगा, ये किसी के नहीं है, ये अपने सहयोगी, जो आज सहयोगी इनके कम वोट लाए उनको भी देखना कैसे लेफ्ट राइट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता के बारे में सोचती है, इसलिए जनता ने उनको नकारा है। आज एनडीए गठबंधन बोलने पर मजबूर है। कब भैया चुना किसको है? नकारा है, मान लिया अनुराग भदौरिया जी, नकार दिया है, चुना किसको है? सवाल का जवाब आप देने को तैयार नहीं है, लेकिन ठीक है, आपने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए। राजीव जी आप इसका जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। राजीव तुली जी, अनुराग भदौरिया एक महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनता ने उम्मीदों के हिसाब से बीजेपी को नहीं चुना, लेकिन अब आरएसएस को आगे करके माहौल को अलग करने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। इस बात में सच्चाई है क्या राजीव जी? आपने चित्रा जी आपने 3 बार पूछा अनुराग भदौरिया जी से कि किसको चुना है, तो वो उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री कौन बना है उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। मेरे को ध्यान है दिल्ली में यही एक प्रास में, नोएडा में या गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक बीजेपी नहीं रहेगी, केवल और केवल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस जीतेगा। चलिए आप वो भी छोड़ दीजिए, आपने भी एक बड़ा टारगेट लिया था, आप पूरा नहीं हुआ तो आप भी हारे क्या? मेरा ये कहना है कि ये जितनी भी मैसेजिंग या जो भी सरसंघ चालक जी का, मोहन भागवत जी का जो भाषण हुआ है, जिसके आधार के ऊपर ये सारी डिबेट आगे चल रही है, उसमें क्या कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं राजीव जी आप बोलिए, अनुराग जी वो राजीव जी को बोल लेने दीजिए प्लीज, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। राजीव तुली जी। अच्छा तो ये जो जितने प्रकार के भी भाषण होते हैं मोहन भागवत जी के, जो चाहे विजयदशमी का भाषण हो, चाहे ये नागपुर का तृतीय वर्ष का भाषण हो समापन का, ये इसमें स्वयंसेवकों के लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए उद्बोधन रहता है, दोनों के लिए प्रबोधन रहता है। उन्होंने इस बार भी उतना ही कहा है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं कहा है। आप बार बार एक ही बात पे चर्चा करेंगे, पिसे हुए को दोबारा पीसते रहेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। संघ और संघ के विचार परिवार के जितने संगठन हैं उन सब की समन्वय बैठकें पिछले 10 साल में लगातार होती रही है, मीडिया ने कवर किया है। और उन बैठकों में भाजपा से जो लोग अपेक्षित थे, संघ की प्रतिनिधि सभा जो मार्च में होती है उसमें भाजपा से जो लोग अपेक्षित थे, अन्य संगठनों से जो लोग अपेक्षित थे, वो सब आते रहे और वहां संवाद होता रहा है। ऐसा नहीं है कि वहां संवाद नहीं हुआ, समन्वय बैठ के आपने कवर की, प्रतिनिधि सभा की जो बैठक हुई वो आपने कवर की। तो ये कहीं पर भी जो संघ की मैसेजिंग है या जो मोहन भागवत जी का भाषण है उसको भाजपा से जोड़कर देखना सीधा सीधा, इसका औचित्य समझ में नहीं आता है। परंतु मुझे लगता है कि इसमें विपक्ष को थोड़ा मजा आ रहा है कि भाई पिछले 10 साल में ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं हुआ। मेरे को एक दूसरी बात और देखिए, संघ का एक राम मंदिर को लेकर के, धारा 370 को लेकर के, यूसीसी को लेकर के, इन तीनों को लेकर के एक एजेंडा था। उसमें से 2.5 विषय तो इस सरकार ने पूरे किए पिछले 5 वर्ष में। अगर पूरे किए हैं तो उनसे नाराज होने का कारण क्या है? और वो सारा काम कर रहे हैं, उसमें नाराज होने का किसी तरह का कोई कारण नहीं है। ठीक है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कुल मिलाकर के ये जो सरसंघ चालक जी ने, मोहन भागवत जी ने बोला, उसका भाजपा से कहीं भी कोई लेना देना। अनुराग जी वो कह रहे हैं कि 10 सालों में मौका तो मिला नहीं, तो अब कुछ बयानों को तोड़ मड़ोड़ कर मजा लेने की कोशिश में विपक्ष है। 10 सेकंड ज्यादा नहीं, 10 सेकंड दीजिएगा, बहुत देर उन्होंने 10 सेकंड चाहिए। मुझे लगता है मीडिया का भी 10 सेकंड दे दीजिए। हमारा तो काम ही है सर, अलग अलग पक्षों की बातों को जनता के बीच रखना अपने संपादकीय समझ से। ठीक है, 10 सेकंड में बोलिए अनुराग भदौरिया जी। चित्रा जी 10 सेकंड। देखिए सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकारा है, तो आरएसएस को भी लगने लगा है कि जनता तो अब विपक्ष के साथ खड़ी हो गई है, मुद्दों पे खड़ी हो गई, वो भी वाहवाही लेने के चक्कर में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अरे भैया आप तो कोशिश करते ही थे उनको जिताने की, लेकिन ये सच है
कि आरएसएस जनता के साथ अब खड़े होने की कोशिश कर रही है या विपक्ष के समर्थन में इसलिए आरएसएस दिखाई पड़ रही है कि आरएसएस जान गया है हिंदुस्तान में अगर आपको राजनीति करनी है, हिंदुस्तान में अगर जीतना है तो जनता के मुद्दों पे बात करनी होगी। कंचन यादव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। आशुतोष जी, विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी की थोड़ी सी समझ को मैं बढ़ा देती हूँ। अनुराग जी, जब मैं पूरा रिसर्च लेकर सामने आ रही थी आरएसएस के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए और दर्शकों के लिए भी 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के एकता के हवाले से आरएसएस की ओर से राजीव गांधी को अपना समर्थन दिया गया था, जबकि बीजेपी 4 साल पहले 1980 में ही बनी थी और अपना पहला चुनाव लड़ रही थी, जिनमें 1984 में उसको 2 सीटें हासिल हुई थी। संघ के वरिष्ठ नेता नानाजी देशमुख ने अपने लेख में राजीव गांधी के समर्थन की बात कही थी और 1984 में कांग्रेस ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 404 सीटें तब जीती थी। बाद में वो बढ़कर 416 हो गई थी और बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें ही आई थी। तो यह स्थिति भी संघ की रही है। कंचन यादव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, एक बार आशुतोष जी का रुख करते हुए, और हमारे साथ विशाल मिश्रा जी भी हैं। आशुतोष जी, आप बड़े ध्यान से राजीव तुली जी की बातें सुनकर मुस्कुराए जा रहे हैं। संघ का ये जो संदेश है, क्या संकेत पड़ रहे हैं इसमें आप? नहीं, मुझे लगता है कि राजीव तुली जी एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी है और दिल्ली में जो आरएसएस की स्टेट एग्जीक्यूटिव है उसके मेंबर भी हैं। हाँ। इसलिए मैं उनकी बातों को बड़ी गंभीरता के साथ ले रहा था। अगर कोई राजनीतिक विश्लेषक होता तो उनकी बातों को, अभी उसका मेंबर नहीं हुआ, अभी नहीं है, पहले थे। ठीक है। ये देखिए, मेरे पास उसका पड़ा हुआ है। आशुतोष जी, पिछले 3 वर्ष से मैं नहीं हूं। जैसे 3 वर्ष पहले आप भी आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़कर बाहर हुए थे और अब आप आम आदमी पार्टी से नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक और स्वतंत्र पत्रकार हैं। वैसे मैं भी राजनीतिक विश्लेषक हूँ और स्वतंत्र कॉलम। दोनों की बातों को एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पर हम ले लेते हैं। आगे बढ़ते हुए मुद्दे पर आ जाते हैं। आशुतोष जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन चूंकि जब मैंने गूगल किया तो वहां पे ये बात आई, इसलिए मैंने इस बात को आपके सामने रख दिया। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, 2 बातें हैं। अगर चित्रा जी, आप लगातार दूसरे तीसरे दिन इस मसले पर डिबेट कर रही, इसका मतलब यह है कि जो आपकी और आज तक की जो एडिटोरियल समझ है वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कुछ गड़बड़ है, अन्यथा डिबेट नहीं होती। अगर सब कुछ सही होता तो। मेरा अपना स्पष्ट तौर पे मानना यह है कि आज की तारीख में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये 2 धड़ों में बटे हुए हैं। एक नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और दूसरा मोहन भागवत के नेतृत्व वाली बीजेपी और आरएसएस। इन दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है, क्योंकि इंद्रेश कुमार भी कोई मामूली आदमी नहीं है, वो भी आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इसलिए उनकी बातों को किनारे कर देना और उसको अहमियत न देना, मुझे लगता है ये थोड़ा सा चीजों को लिपापोती करने वाली स्थिति होगी। मोहन भागवत जी को जितना मैं जानता हूं, पिछले 10 सालों में वो के सुदर्शन जी की तरीके से बहुत बड़बोले नहीं है। वो बहुत नाप तोल कर, बहुत सोच समझ कर बोलते हैं। और आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो रागात्मक रिश्ता था उसमें किसी तरीके की खटास या दरार नहीं दिखाई पड़ रही थी। अगर मोहन भागवत को इस तरीके की बयान देना पड़ा, और 3-4 बार अपने भाषण में पूरा सुना, उन्होंने लगातार चुनाव का जिक्र किया कि चुनाव। इसका मतलब चुनाव के संदर्भ में वो बात कर रहे थे। वो कह रहे थे मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, वो प्रतिपक्ष की बात कर रहे थे, वो सहमति की बात कर रहे थे, वो अहंकार की बात कर रहे थे। वो पूरी तरीके से 2024 में 4 जून को जो नतीजा है उसके संदर्भ में बात कर रहे थे। और अगर उसके संदर्भ में बात नहीं कर रहे थे तो आप भी डिबेट नहीं करते और मैं भी इसमें नहीं करता। स्पष्ट बात यह है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को यह बात अखर गई है 2 चीजें। एक, कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी मात्र संगठन को पूरी तरीके से त्याग करने की स्थिति में पहुंच गया है? जो बयान जयप्रकाश नड्डा जी ने दिया था कि इंडियन एक्सप्रेस को, तो सक्षम हो गए हैं। दूसरा प्रश्न इस बात को लेकर यह है कि क्या आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो मंतव्य है उसमें कहीं टकराव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना हो सकता है, आरएसएस का अगला लक्ष्य किसी को प्रधानमंत्री बनाना नहीं बल्कि हिंदुओं की एकता है। यह उनका सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। और अगर उस सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में कहीं भी अगर उनको लगता है कि दिक्कत पैदा हो रही है तो वो फिर चेताने का काम करते हैं। और अगर आदमी नहीं चेतता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी बहुत धीरे, आरएसएस बहुत धीरे से करीने से अपने आप को विड्रॉ करनी शुरू कर देती है। और जब विड्रॉ करनी शुरू कर देती है तब फिर वही हालत होती है जो भारतीय जनता पार्टी को 1984 में हुआ था। तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है। और ये सवाल मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहां 2 स्पष्ट धड़े हैं, एक जो बीजेपी मोदी के साथ है, दूसरा जो आरएसएस और मोहन भागवत के साथ है। इन दोनों के बीच में टकराव आने वाले दिनों में बीजेपी की राजनीति और देश की राजनीति को संचालित करेंगे और उसको व्याख्यायित और विस्तारित। कंचन यादव जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी विशाल मिश्रा जी, लेकिन मुझे लगता है राजीव तुली जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। राजीव जी।
नहीं, मैं आशुतोष जी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। दो धड़ों वाली जो बात है, आप देखिए, संघ ने गांधीयन सोशलिज्म से लेकर के और दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद तक का पूरा सफर भाजपा का देखा है, और उसमें कहीं भी जिस प्रकार की बात अभी आशुतोष जी ने कही कि दो धड़े हैं संघ में भी और भाजपा में भी, तो संघ और भाजपा का मुझे बहुत अधिक मालूम नहीं, क्योंकि मेरा अनुभव नहीं है। संघ में किसी प्रकार का कोई धड़ा नहीं है, एक ही धड़ा है जो केवल हिंदू राष्ट्र की और हिंदू राष्ट्र की परम वैभव के लिए काम कर रहा है। जो उन्होंने कहा सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है, हिंदुओं की एकता संघ का सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट है। उस सिविलाइजेशनल प्रोजेक्ट में 140 करोड़ की जनता आती है। तो संघ का जो, इसलिए जो उन्होंने पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष ये तीनों शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, तो हम उनको भी अपनी परिधि में ही मानते हैं जो भी इस भारत भूमि पर रहते हैं। मैं उसका उदाहरण देता हूं, जब नॉर्थ ईस्ट में या मीनाक्षीपुरम में ये दो धर्म परिवर्तन की बड़ी घटनाएं हुई, उस समय इंदिरा गांधी जी ने नॉर्थ ईस्ट के लिए, अभी जहां विवेकानंद शिला केंद्र में जाकर के प्रधानमंत्री जी ने साधना की, वह विवेकानंद केंद्र के लोगों को बुलाकर के कहा कि नॉर्थ ईस्ट में जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये ठीक नहीं है, आप उसको वहां रोक सकते हैं, आप रोकिए। एकनाथ जी रानाडे को उन्होंने कहा और उन्होंने जाकर के वहां पर विवेकानंद विद्यालयों की स्थापना की। तो संघ कभी भी राष्ट्र हित में, देश हित में, हिंदुओं के संगठन, संरक्षण और संवर्धन के लिए किसी भी राजनीतिक दल को अछूत नहीं मानता है। बाकी राजनीतिक दलों की क्या सोच है। और दूसरी समस्या जो है, जो पत्रकार पहले बीजेपी कवर करना प्रारंभ करते हैं और बाद में संघ से उनका परिचय आता है, तो उनके लिए यह समस्या रहती है कि वो हर चीज को एक राजनीतिक आईने से देखना चाहते हैं। परंतु संघ को लेकर के मुझे लगता है कि हम बार बार हम ये बात रिपीट करते हैं। आशुतोष जी से व्यक्तिगत बातचीत में मैं बहुत सम्मान भी करता हूं। मैंने उनको एक आध बार कहा भी है कि आप संघ के भीतर आइए, संघ को समझना है तो संघ समझ में आए तो ठीक, नहीं समझ आए तो आप छोड़कर जाइए। आने का पैसा नहीं लगता, जाने की पेनल्टी नहीं लगती। परंतु आप संघ को भाजपा के चश्मे से समझने का प्रयास मत कीजिए, आप संघ को संघ के चश्मे से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 2 लाइन में जल्दी से आशुतोष जी, 2 लाइन में। देखिए राजीव तुली जी जो बात कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो संघ को डिफेंड करेंगे, जो उनका काम है, मुझे उसमें किसी तरीके की कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना पिछले दिनों हुई है जिसकी रिपोर्टिंग अखबारों में नहीं हुई है और जिसकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी। वो ये कि 4 जून को जो नतीजे आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अब कायदे से भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक होनी चाहिए। उस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या किसी को भी उस दल का नेता चुना जाना चाहिए। सीधे एनडीए की बैठक हुई और वो एनडीए की बैठक में भी तमाम वो लोग थे जो सांसद सदस्य नहीं थे। ये इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ था कि अगर संसदीय दल की बैठक होती तो उसमें जरूर कुछ लोग खड़े होकर कुछ बातें करते। मुझे लगता है कि ये फ्लैश पॉइंट है और इस फ्लैश पॉइंट से आरएसएस अपनी जमीन को रिक्लेम करना चाहता है, अपनी जमीन को रिट्रीव करना चाहता है। एक अलग ही मुद्दा लेकर आए आशुतोष जी, नरेंद्र मोदी को दिया। जब उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था तो किसी को किंतु परंतु की कोई गुंजाइश थी क्या? जब मोदी के नाम पर चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, आशुतोष जी ने महत्वपूर्ण बात की है, बीजेपी का कोई, मुझे लग रहा है इस पर मैं जवाब ले लेती हूँ। विशाल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रा जी, मैंने जो बात अभी कही ना, मानना पड़ेगा ना, मैंने जो बात अभी कही, आशुतोष जी उस बात की तकसीद ही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यही कहा कि बहुत सारे पत्रकार जो है वो बीजेपी के चश्मे से संघ को देखने का प्रयास करते हैं। ठीक तो है, बीजेपी अगर अपनी जगह छोड़ेगी तो संघ उसको क्लेम कैसे करेगा? संघ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है भैया जी। राजीव जी जो संघ है वो पॉलिटिकल, ठीक है, अब मैं इस पर नहीं जाऊंगी वरना चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी कि संघ बीजेपी को सपोर्ट करता है, नहीं करता है, क्या करता है, ये सभी को पता है। उस पर नहीं जाते हुए विशाल मिश्रा जी और कंचन जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भी इन दोनों की टिप्पणी नहीं हो पाई है। पहले विशाल मिश्रा जी की एक टिप्पणी ले लेती हूँ, कंचन जी उसके बाद में फौरन आपके पास आऊंगी। विशाल मिश्रा जी, यहाँ पर संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई है? आशुतोष जी ने ये सवाल उठाए हैं और आरएसएस को लेकर आरएसएस की ओर से ये जो नसीहत दी जा रही है, तो ये तो बीजेपी के लिए है, इसमें सीधा संदेश है ना विशाल जी, वो क्यों देने जाएंगे कांग्रेस पार्टी को नसीहत? चित्रा जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में एक अन्योन्य अलंकार है। अन्योन्य अलंकार जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी संगठन, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसका उससे तुलना किया जा सके। और उसके लिए एक श्लोक है, गगना गगनाकारम सागरा समारोपमा। जैसे गगन की तुलना केवल गगन से की जा सकती है चित्रा जी, वैसे और सागर की तुलना सागर से, वैसे सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से की जा सकती है। ये बात वो लोग नहीं समझेंगे जो संघ को जानते नहीं है और अपनी, ठीक है, स्वतंत्र है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन सही बात, अभी
आदरणीय राजीव तुली जी ने कहा कि आइए तो कम से कम जान लीजिए तब टिप्पणी सुन लीजिए। अरे सुनेंगे। कंचन जी भी आधे घंटे से जुड़े हुए हैं। अनुराग जी प्लीज आपसे गुजारिश है, अच्छा नहीं लगता है, दोनों की बात हो जाए, दोनों की बात हो जाए प्लीज। अगर बोल दिया कि प्लीज अनुराग जी, तो कंचन यादव जी का समय भी आप लेकर चले जाएंगे, दोनों को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा प्लीज। अनुराग बदेरे को ऑडियो डाउन कर दिया जाए। विशाल जी अपनी बात कीजिए, कंचन जी आ रही हूँ आपके पास। अब देखिए, मैं अनुराग जी को कहना चाहूंगा, मान्यवर सम्मानित प्रवक्ता, आप परम पूजनीय सर संचालक जी के स्टेटमेंट को अपने चश्मे से तो देख रहे हैं, तो उसी में उन्होंने कहा ना कि इस चुनाव में जो है अनर्गल झूठ बोला गया, दुष्प्रचार किया गया, तकनीक का झूठ इस्तेमाल किया गया। आप कह दीजिए कि आप झूठ नहीं बोले कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल जाएगा। बोलिए सच है या गलत, बताइए ना आप। उत्तर प्रदेश में वो गारंटी कार्ड क्या बांट रखा है आपने, जहां पर महिलाएं हमारी जो है माताएं और जो है बहनें लाइन लगी हुई है गारंटी कार्ड के लिए। मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर पर आतंकी हमले की धमकी दी गई है। जैश-ए मोहम्मद ने राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। उसके बाद तस्वीरें आपके सामने है, देखिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे बेहद चाक चौबंद कर दी गई है। आतंकी धमकी के बाद पूरे अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर जगह चारों तरफ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर और अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या के एसएसपी की ओर से इस बाबत क्या और जानकारी दी गई है, सुनिए। अयोध्या धाम क्षेत्र की सुरक्षा के संबंध में बात करें तो पूरे क्षेत्र को हमने विभिन्न एरियाज में विभाजित करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। इस बाबत जैसे और जानकारी सामने आएगी आज तक आप तक पहुंचाएगा विशाल जी। जल्दी से अपनी बात को पूरी कर ले कंचन जी, उसके बाद में आ रही हूं। विशाल जी। चित्रा जी चित्रा जी, तो मैं माननीय अनुराग भदौरिया जी से यही कह रहा था कि आपने परम पूजनीय संचालक जी को उस बात को तो पकड़ लिया, लेकिन जो उन्होंने जो है करणीय तत्व बताया है कि किस प्रकार से ये मतलब जो हुआ है कि दुष्प्रचार किया गया, तकनीक का इस्तेमाल किया गया, झूठ बोला गया, क्या ये उसको क्यों नहीं मान रहे हैं? किस तरीके से आपने झूठ बोला कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण हटाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और तमाम अनर्गल गारंटी कार्ड ये वो। तो अगर आपको मानना है, आज बहुत आपको उस बात में जो है बड़ी अच्छाई लग रही है, तो पूरी बात को तो मानिए ना। आप केवल एक बात को अपने चश्मे से उठा के जो है देख के बात करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं ये कह रहे थे कि अभी जनता ने नकार दिया है, तो बताइए ना। चित्रा जी ने 3 बार पूछा था। अरे हाँ नहीं तो हाँ तो बिल्कुल 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 जो भी सामाजिक जो देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। तो जो भी तत्व मां भारती को परम वैभव संपन्न बनाने में आड़े आएंगे उसकी बात की जाएगी। नहीं तो मणिपुर की बात उन्होंने कही तो क्या, नहीं तो आप वही तो बताइए, उसमें आपको क्या गलत दिख रहा है? अगर उन्होंने कहा कि गन कल्चर समाप्त हो गया था, अगर उन्होंने कहा गन कल्चर समाप्त हो गया था, दोबारा आया, कहां से आया, किसने भड़काया? तो नहीं, अरे पहले आप सीखिए, आप परम पूजनीय सर संचालक जी की बातों को करणीय जो है व्यवहार में लाइए, झूठ बोलना बंद करिए, दुष्प्रचार करना बंद करिए और राष्ट्र के लिए खड़े होइए, और राष्ट्र के लिए खड़े होइए। नहीं आप कह रहे जनता ने नकार दिया, आप कह रहे जनता ने नकार दिया, नहीं आप कह रहे जनता ने नकार दिया। अरे नहीं आप, अरे झूठ लेकर सहारा आपने लिया, आपने झूठ बोला कि संविधान बदल जाएगा, आपने झूठ बोला कि आरक्षण खतरे में है, आपने झूठ गारंटी कार्ड मांगा। उन माताओं बहनों को आप पैसा देंगे, उन माताओं बहनों को आप पैसा देंगे जिनको आपने गारंटी कार्ड बांटा है? झूठ की राजनीति करते हैं, एकमात्र झूठ की राजनीति, झूठे बोलना, झूठे चबाना, झूठे खाना। अरे विकृत मानसिकता से बाहर आइए, सुनिए। और जनता जनार्दन ने आपको एक रचनात्मक प्रतिपक्ष विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने का मौका दिया है। आप दोनों लोगों की बात हो गई, ठीक है, एक एक करके। कंचन यादव जी सीधे आपके पास आते हुए, ठीक है सर, हो गई, आप लोगों की बात हो गई। कंचन यादव जी, लेकिन यहाँ पर अगर मोहन भागवत की बातों को विपक्षी दलों की ओर से इतना तवज्जो दिया जा रहा है, उनकी ओर से यह भी कहा गया कि एक खास वर्ग की ओर से झूठ फैलाया गया, तमाम मुद्दों पर झूठा प्रचार किया गया, तकनीकी का दुरुपयोग किया गया और सीधा निशाना विपक्षी दलों पर ही है, तो उन्होंने आप लोगों के लिए भी नसीहत छोड़ी है जो बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। कंचन यादव जी, देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर बीजेपी आरएसएस के 2 धड़े हों या 50 धड़े हों, हम उनके शुभचिंतक नहीं हैं। और दूसरी बात बहुत साफ है कि बीजेपी हो और आरएसएस हो, दोनों ही एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और दोनों से जनता का विश्वास उठा है। और उस क्रेडिबिलिटी को, उस विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए आरएसएस जो है सारा ठिकरा मोदी जी पर फोड़कर खुद को
बचाना चाह रही है, अपने क्रेडिबिलिटी को वापस ले आना चाह रही है। आखिर में क्यों नहीं बोलते आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी? जब सत्ता हाथ से जाती है, जब भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है, तभी ये लोग बाहर निकलते हैं, तभी ये लोग अहंकारी दिखते हैं, तभी इन लोग को लगता है कि प्रतिपक्ष होता है। लेकिन तब प्रतिपक्ष इनको नहीं दिखता जब संसद से 155 लगभग 150 सांसदों के, प्रतिपक्ष के सांसदों को निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। और यहाँ पर मणिपुर तो ये भूल ही गए, मणिपुर के भी बारे में कुछ बोले थे, लेकिन कहाँ थे 1.5 साल तक संघ प्रमुख मोहन भागवत जी, जो आकर बोले कि मणिपुर जल रहा है और सरकार में तुम लोग हो, वहां पर जाओ। जब तक आपको पूरी सुख सुविधा, धन बल सब कुछ मिलता रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार कमजोर होगी या सरकार आपकी जाएगी तो आप भी बोलने चले आते हो। मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि दोनों अलग नहीं है, क्योंकि यही मोहन भागवत जी हैं जो 2015 में बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार जाकर कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। एमजी वैद्य जी हो, वो ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं, जो आरएसएस का मुखपत्र है उसमें लिखते हैं कि जो आरक्षण है उसको अब खत्म कर देना चाहिए, दलित को कुछ समय तक देना चाहिए, उसके बाद खत्म कर देना चाहिए। तो चाहे आइडियोलॉजी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे कुछ भी हो, आप दोनों लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग नहीं हो। और जो ये अलग दिखाने का जो नाटक चल रहा है, दरअसल ये नाटक सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपनी जो गिरी हुई, जो चली गई क्रेडिबिलिटी है जनता के पीछे, उसको वापस पालो और एक व्यक्ति पर, नरेंद्र मोदी हो चाहे जो भी हो, मैं उनसे कोई सिंपैथी नहीं, उन पर लाद कर और अपना ऑर्गेनाइजेशन आप बचा लो। तो इसलिए आप मत कहिए, जब महाराष्ट्र में पार्टियां तोड़ रहे थे नरेंद्र मोदी जी, ईडी सीबीआई का भरसक उपयोग कर रहे थे हर जगह, तब कहां थे मोहन भागवत जी? तब मोहन भागवत जी क्यों नहीं आए कि जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं उन पर ईडी सीबीआई लाद कर, उनको लगाकर आई टिकट जो भेजकर आपको अपने में शामिल मत करो। तब कहां थे जब आपने 100 से ज्यादा टिकट बीजेपी ने उन नेताओं को दिए जो दूसरे पार्टियों से लाकर दिए? तो इसलिए ज्यादा यहाँ पर दिखावापन करने की जरूरत नहीं। हकीकत यह है कि चाहे संघ हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो हो, सब एक ही सिक्के के दो पहलू है और अपने आप को ये समेट रहे हैं, सुधार रहे हैं, दिखावा करने का। और एक बात और साफ मैं कहना चाह रही हूँ, ये जो संघ विपक्ष की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है ना, विपक्ष का स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, इसकी जरूरत उन्हें करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका है। जो पॉइंट, जो बातें, जनता के मुद्दे हम उठा सकते हैं, हम उठा रहे हैं और हम उठाएंगे। लेकिन यहाँ पर इनके तो देखिए चित्त भी पट इन्हीं का और पट भी इन्हीं का, ये दोनों लेना चाहते हैं कि एक तो गलती करेगा लेकिन दूसरा कहेगा नहीं 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 ये गलत हो रहा है, और जनता का जो खोया हुआ विश्वास है उसको फिर से पाने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं इसके माध्यम से। इसके अलावा कुछ नहीं, ये माह एक दिखावा है, चाहे 50 इसमें खंड हो जाए बीजेपी आरएसएस में, लेकिन दोनों एक ही हैं। जी बोले विशाल मिश्रा जी, एक साथ उन्होंने कई आरोप लगा दिए हैं। फिर अनुराग जी उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। सारे आरोपों का मैंने पहली लाइन में उत्तर दे दिया था कि जो है संघ को समझ पाना आसान नहीं है, तो ये लोग कुछ भी बोलेंगे, अनर्गल टिप्पणी करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूं कि परम पूजनीय सरसंघचालक जी की आप जिस बात को कोट कर रहे हैं, तो जो आगे उन्होंने कहा है कि दुष्प्रचार हुआ, फेक जो है बातें फैलाई गई, परम पूजनीय सरसंघचालक जी का एक ऑडियो क्लिप नहीं चलाया गया था, तो वही तो मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं कि मान्यवर झूठ बोला कि नहीं बोला, तो अब कम से कम एक्सेप्ट कर लो कि नहीं बोलेंगे। परम पूज्य संचालक जी की बात को मान लीजिए, करनी है बता लीजिए, नहीं बताइए झूठ बोला कि नहीं बोला। बार बार चित्रा जी पूरे चुनाव में झूठ बोला गया, पूरे चुनाव में झूठ बोला गया कि संविधान बदल जाएगा, आरक्षण ले लिया जाएगा, और अभी परम पूजनीय संचालक जी की जिस बिहार के बयान को लेकर कोट किया गया है, उस पे भी मिस नैरेटिव फैलाया गया, और अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि नहीं संसदीय दल की बैठक नहीं हुई। अरे मान्यवर, प्री पोल अलायंस था, इतना तो राजनीति आप भी समझते हैं, प्री पोल अलायंस था। जब प्री पोल अलायंस था एनडीए का, तो एक साथ सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि नहीं बुलाई गई? बाकायदा नाम प्रपोज हुआ, नाम सेकेंडेड हुआ, लेकिन झूठ बोलना चित्रा जी, झूठ बाहर क्या जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कतें हो रही पूछ रही हूं अनुराग जी से, उनका जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो कि आरएसएस को, अब चित्रा जी चुप कराइए। चित्रा जी, आरएसएस को मैं एक बार बोल लूं, एक बार आरएसएस बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आरएसएस को पहचान आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में बोला, आरएसएस चूंकि ये देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार गई है, हम उसको हारने से नहीं बचा पाए, तो सेफ साइड खड़ा होना चाहती है। अरे जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी
पार्टी को, आरएसएस तो जिताना ही चाहती थी। आरएसएस तो कभी नहीं बोली जब पहलवान महिलाओं के साथ अत्याचार हो गया था आरएसएस कहां थी? पहलवान महिलाओं को घसीटा जा रहा था, आरएसएस कहां थी? हाथरस की बेटी के साथ अन्याय हो रहा था, हाथरस कहां थी? किसानों के ऊपर अन्याय हुआ, किसानों की मौतें हुई, हाथरस नहीं तब आरएसएस कहां थी? आरएसएस कहां थी जब बेरोजगार लोग आत्महत्या कर रहे थे? आरएसएस कहां थी जब छात्रों का पर्चा लीक हो रहा था? आज आरएसएस इसलिए आ रही है विपक्ष के साथ खड़ी होने के लिए क्योंकि उसे पता है कि जनता विपक्ष के साथ खड़ी है, इसलिए जनता के साथ खड़ा होना दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं दिखाओगे तो एकदम साफ हो जाओगे। इसलिए वो बीजेपी को बचाना चाहती है और ये दिखा के बचाना चाहती है हम जनता के साथ खड़े हो गए, आके हम जनता के मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अरे जनता जब परेशान थी, महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही थी, तब आरएसएस नहीं आया। जब अत्याचार हो रहा था महिलाओं पे, आरएसएस नहीं आया। आज जनता ने हराया है भारतीय जनता पार्टी को, जनता ने सत्ता से उतारने की कोशिश की है। जनता आज भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी हार गई तो देश का प्रधानमंत्री कौन बना है? अनुराग भदौरिया जी, बीजेपी हार गई, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, कौन बना है देश का प्रधानमंत्री? आप लोग स्वीकार कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं इस बात को? ये नीट में जो ग्रेस मार्किंग देकर टॉप कराया गया है वही। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यकीनन आरएसएस प्रमुख की ओर से या फिर नेता इंद्रेश की ओर से जो बातें कही गई हैं उसके दूर तलक असर भी महसूस किए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बयान नहीं है। मोहन भागवत के संदर्भ में आरएसएस की ओर से ये बातें कही जा रही हैं, तो इंद्रेश के बयान से भी किनारा कर लिया है यहां पर आरएसएस ने। लेकिन आगे अब क्या होगा, क्योंकि ये बात तो सच है कि 240 पर बीजेपी सिमट गई है, एनडीए की बन गई है सरकार, लेकिन आगे तमाम मुद्दों पर क्या इसी तरह से अंदर और बाहर दोनों ही तरफ से आवाजें उठती रहेंगी या फिर इसको थाम लिया जाएगा कुछ समय के बाद? आगे क्या होगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ हल्ला बोल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।